दिन था 5 जून 2023 का, जब हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एक शख्स पहुंचता है। लेकिन इस वक्त सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने काम में बिजी थे, इसलिए शुरुआत में कोई भी इस शख्स पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन तभी एक कांस्टेबल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो इस शख्स के पहनावे को देखकर समझ जाता है कि ये किसी मंदिर या मठ का पुजारी है, क्योंकि उसने शरीर पर सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, साथ ही माथे पर तिलक भी था और उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था। पुलिस जब इस पुजारी को देखती है तो इससे इसका नाम पूछती है। तब ये पुलिस को अपना नाम अयाग्री साई कृष्णा बताता है और कहता है कि वो हैदराबाद के ही सरूर नगर इलाके के एक मंदिर में पुजारी है और उसकी उम्र करीब 36 साल है। इसके बाद पुलिस अयाग्री को अपने सामने बैठाती है और उससे यहाँ आने की वजह पूछती है। तब वो पुलिस को बताता है कि उसे अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी है। आज से 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को अयाग्री ने शमशाबाद इलाके में अपनी 30 साल की भांजी कुरुगंती अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्राचलम जाना था। इसलिए अयाग्री ने कुरुगंती को शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया और वो वहां से अपने घर चला गया। लेकिन जब अगले दिन उसने कुरुगंती के मोबाइल पर फोन करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। यहाँ तक कि काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसका फोन स्विच ऑन नहीं हुआ। ये देखकर अयाग्री को कुरुगंती की फिक्र सताने लगी, इसलिए उसने कुरुगंती के सभी दोस्तों के पास फोन किया, उनसे अपनी भांजी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश भी की। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके दोस्तों का कहना था कि उन्होंने कुरुगंती को नहीं देखा है और न ही उन्हें उसकी लोकेशन के बारे में कुछ पता चला। इसी तरह कुरुगंती की तलाश में 2 दिन बीत गए, लेकिन वो ना तो भद्राचलम पहुंची और ना ही अपने घर हैदराबाद वापस लौट कर आई। इसलिए अयाग्री पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया था ताकि उसकी भांजी को ढूंढा जा सके। अब क्योंकि मामला लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस भी बिना वक्त गवाए फौरन कुरुगंती की मिसिंग रिपोर्ट लिख लेती है और मामला दर्ज होते ही जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब क्योंकि अयाग्री साई कृष्णा ही वो शख्स था जिसने अपनी भांजी को गायब होने से पहले आखिरी बार देखा था और पुलिस को बयान देते हुए कहा था कि कुरुगंती उसी के साथ कार में बाहर गई थी, तो इसलिए पुलिस सबसे पहले साई कृष्णा से ही पूछताछ करने का फैसला करती है और वो पुलिस को बताता है कि उसने 3 जून की रात को अप्सरा को उसके घर से पिक किया था और दोनों ड्राइव पर निकले थे। हालांकि उसे कुरुगंती को घर वापस नहीं छोड़ना था, बल्कि हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में ड्रॉप करना था, क्योंकि उसे वहां से आगे भद्राचलम जाना था। इसलिए उसने कुरुगंती को शमशाबाद इलाके में ड्रॉप कर दिया और वापस अपने घर आ गया। लेकिन अगले दिन यानी 4 जून को कुरुगंती का फोन स्विच ऑफ हो गया। अयाग्री का बयान लेने के बाद पुलिस अब इस बात को कंफर्म करने के लिए कुरुगंती की मां से मिलती है और उनसे पूछती है कि क्या आपकी बेटी आखिरी बार अयाग्री के साथ ही बाहर गई थी। तब कुरुगंती की मां पुलिस वालों की बात पर सहमति जताती है और उनसे कहती है कि उनका भाई अयाग्री उनकी बेटी को अपने साथ घुमाने बाहर ले गया था, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आखिरी बार कुरुगंती अपने मामा के साथ ही थी। तो ऐसे में पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश उसी सरूर नगर इलाके से करने का फैसला करती है जहां से अयाग्री ने कुरुगंती को पिक किया था। पुलिस अब सरूर नगर से लेकर शमशाबाद तक के 21 किलोमीटर के रास्ते में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की जांच करना शुरू करती है ताकि ये पता चल सके कि आखिर कुरुगंती कब, कैसे और कहां से गायब हुई है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि सरूर नगर से लेकर शमशाबाद तक के रास्ते में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब अगर पुलिस वालों को कुरुगंती के बारे में जानना था तो उसके लिए जरूरी था कि वो एक सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच करे और पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। वो सबसे पहले कुरुगंती के घर के पास लगे सभी सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालते हैं, जिसमें कुरुगंती अपने मामा साई कृष्णा के साथ जाती हुई दिखाई देती है। इस तरह साई कृष्णा का ये बयान तो सही साबित हो जाता है कि आखिरी बार कुरुगंती उसके साथ ही बाहर गई थी, लेकिन वो फिर कहां गायब हो गई। ये जानने के लिए पुलिस वाले साई कृष्णा द्वारा बताई गई ड्रॉप लोकेशन के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक करने का फैसला करते हैं और उस इलाके के नजदीक जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उन्हें एक एक करके छान मारते हैं। लेकिन एक भी फुटेज में साई कृष्णा अपनी कार से कुरुगंती को ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आता। इसलिए पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाते हैं और अयाग्री द्वारा बताई गई लोकेशन से आगे जाकर आसपास के इलाकों में भी जांच पड़ताल करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती कि अयाग्री ने कुरुगंती को शमशाबाद रोड पर ड्रॉप किया है। जब कहीं से भी पुलिस वालों को कुरुगंती की ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती तो वो एक बार फिर से अयाग्री से पूछताछ करने का फैसला करते हैं और उसे पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं।
शुरुआत में तो अयाग्री एकदम नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस उससे कुरुगांती की सही ड्रॉप लोकेशन के बारे में सवाल जवाब करती है तो वो कुछ घबराने लगता है और दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। यानी अयाग्री ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। वो पिछली ड्रॉप लोकेशन को गलत बताते हुए अब एक नई लोकेशन के बारे में पुलिस वालों को बताता है, जिसे सुनते ही पुलिस समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और उन्हें अयाग्री पर शक होना शुरू हो जाता है। पुलिस को लगने लगता है कि हो ना हो कुरुगांती के गायब होने के पीछे अयाग्री का ही हाथ है, इसलिए पुलिस अब सख्ती से अयाग्री से ही पूछताछ करने का फैसला करती है। जैसे जैसे सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अयाग्री पुलिस वालों को नई नई कहानियां सुनाना शुरू कर देता है और लगातार अपने बयान बदलने लगता है। लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि पुलिस वाले जब अपना सख्त रवैया इख्तियार करते हैं तब अयाग्री उनकी सख्ती के सामने टूट जाता है और एक एक करके सब कुछ सच बताना शुरू कर देता है। ये पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहता है कि उसकी भांजी कुरुगांती अप्सरा अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही ली है। लेकिन क्यों? यही सवाल जब पुलिस उससे करती है तो साईं कृष्णा अपने मोटिव के बारे में और पूरे कांड को अंजाम देने के बारे में जो कहानी बताता है, उसे सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर कोई एकदम शॉक्ड रह जाता है। दरअसल अयाग्री पुलिस को बताता है कि उसने अपनी भांजी कुरुगांती को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया, बल्कि उसने उसे जान से मार दिया। वो पुलिस वालों के सामने बयान देते हुए कहता है कि 3 जून की रात को उसने घूमने जाने के बहाने से अपनी भांजी कुरुगांती को अपनी कार में बैठाया था और फिर उसे लेकर शमशाबाद के एक बेहद ही सुनसान इलाके में पहुंचा था। इसके बाद उसने कुरुगांती से पहाड़ी के ऊपर चलने के लिए कहा और अपनी बातों में फंसाकर पहाड़ी के ऊपर ले गया। पर थोड़ी देर बाद ही दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई और अयाग्री ने गुस्से में एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे कुरुगांती के मुंह पर मार दिया। एक बार नहीं बल्कि कई बार वो इस पत्थर से कुरुगांती के फेस पर वार करता रहा और बड़ी बेरहमी से वो उसे मार देता है। अपनी भांजी की जान लेने के बाद अयाग्री को उसकी बॉडी ठिकाने लगाने की चिंता होने लगती है, इसलिए पहले तो वो इस बॉडी को एक प्लास्टिक में अच्छे से लपेटता है और फिर इसे अपनी कार की डिग्गी में रखकर एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहां बॉडी को जलाया जा सके। इस तलाश में वो एक और सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपनी कार खड़ी करके लकड़ी की तलाश में जुट जाता है, मगर उसे एक बॉडी को जलाने लायक लकड़ी नहीं मिल पाती। इसके अलावा अयाग्री को अपने पकड़े जाने का डर भी सताने लगता है, इसलिए वो कुरुगांती की बॉडी को जलाने का फैसला बदल देता है और अब दूसरे तरीके से इसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। वो बॉडी को अपनी कार की डिग्गी में रखता है और कार को कुछ देर तक घर की पार्किंग में ही खड़ी रहने देता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद अयाग्री अपनी कार को लेकर उसी मंदिर की तरफ चल देता है जहां वो पुजारी के तौर पर काम किया करता था। दरअसल इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का ऑफिस था। इस ऑफिस के पास एक बड़ा सा मेन हॉल था। जब चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है तो अयाग्री अपनी कार को इसी मेन हॉल के पास लेकर जाता है और मौका पाते ही कुरुगांती की बॉडी को मेन हॉल में डालकर इसका ढक्कन बंद कर देता है। इतना ही नहीं, कुरुगांती की बॉडी के बारे में किसी को कुछ पता न चले, इसलिए अयाग्री 2 ट्रक मिट्टी भी मेन हॉल के ऊपर डलवा देता है। हालांकि 2 ट्रक मिट्टी डालने के बावजूद भी अगले दिन वो नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मेन हॉल से बाहर आ रही है, इसलिए वो मिट्टी हटाकर पहले मेन हॉल के ऊपर अच्छे से सीमेंट का प्लास्टर चढ़ाता है और फिर उसे मिट्टी से कवर कर देता है। ये सब करने के बाद अयाग्री को लगने लगता है कि उसने सही जगह बॉडी को ठिकाने लगाया है और अब वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसके सामने अब भी एक समस्या थी और वो थी कुरुगांती की माँ यानी अयाग्री की बहन, जो जानती थी कि कुरुगांती को आखिरी बार अयाग्री ही बाहर लेकर गया है। ऐसे में वो पुलिस से उसकी शिकायत कर सकती थी, इसलिए अपने आप को बचाने और कुरुगांती की माँ की नजरों में अच्छा बनने के लिए अयाग्री खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी भांजी के गायब होने की खबर दे देता है। लेकिन उसकी ये चाल किसी काम नहीं आती और पुलिस के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। लेकिन अयाग्री ने कुरुगांती की जान ली ही क्यों? जब इस सवाल का जवाब पुलिस उससे मांगती है तो वो एक और चौंका देने वाला खुलासा करता है, जिसे सुनकर शायद आपका भी रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। दरअसल अयाग्री के खुलासे के मुताबिक वो और कुरुगांती पिछले काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वक्त के साथ उनका ये प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों बिना सोचे समझे ही मामा भांजी के पवित्र रिश्ते की लिमिट क्रॉस कर देते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। हालांकि अयाग्री पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुरुगांती के साथ अवैध संबंध बनाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि कुरुगांती प्रेग्नेंट हो जाती है
और जब वो इस बारे में आयाग्री को बताती है तो वो घबरा जाता है और उससे अबॉर्शन कराने के लिए कहता है, पर कुरुकांती ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है और आयाग्री से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम मुझसे शादी कर लो। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आयाग्री एक शादीशुदा इंसान था और उसके 2 बच्चे भी थे, तो ऐसे में उसका कुरुकांती के साथ शादी करना नामुमकिन था। हालांकि ये बात कुरुकांती भी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो लगातार आयाग्री पर शादी करने का दबाव बनाती रहती है। वो उसे कई बार प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कुरुकांती उसकी एक नहीं सुनती, बल्कि वो आयाग्री से कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। अब क्योंकि कुरुकांती और आयाग्री का पहले से ही एक रिश्ता था, इसलिए कुरुकांती के लाख जिद करने के बावजूद भी आयाग्री उससे शादी करने के लिए मना करता रहता है और उसे प्यार से समझा बुझाकर अबॉर्शन के लिए राजी कर लेता है। लेकिन अबॉर्शन के बाद भी कुरुकांती लगातार उस पर शादी करने का दबाव बनाती रहती है, जिस वजह से दोनों में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और रोज रोज की चिक चिक से निजात पाने के लिए एक दिन आयाग्री अपनी ही भांजी कुरुकांती को ठिकाने लगाने का फैसला कर लेता है और एक खौफनाक प्लान बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो 3 जून की रात को आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव के बहाने कुरुकांती को लेकर घर से बाहर निकलता है और उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है, जहां वो कुरुकांती को समझाने की कोशिश करता है कि वो चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकता है, मगर वो अब भी उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। आयाग्री के बयान के मुताबिक जब वो कुरुकांती को बार बार एक ही बात समझाकर थक जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो इसी गुस्से में एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे कुरुकांती के चेहरे पर मार देता है और तब तक मारता रहता है जब तक कि उसे यकीन नहीं हो जाता कि कुरुकांती मर चुकी है। सारा सच जानने के बाद पुलिस आयाग्री को गिरफ्तार कर लेती है और उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। जांच के दौरान पुलिस जब आयाग्री के फोन में इंटरनेट सर्च हिस्ट्री चेक करती है तो पता चलता है कि उसने कुरुकांती की जान लेने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था किसी इंसान को कैसे मारे, यानी ये सब आयाग्री ने इंटरनेट की मदद से और प्री प्लान के तहत किया था। आगे कुछ दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं और जब एक मामा भांजी के अवैध संबंध और कुरुकांती के मरने की खबरें बाहर आती हैं, तो हर कोई दंग रह जाता है। आसपास के राज्यों में भी इस खबर को अखबारों में कवर किया जाता है। वहीं ये न्यूज जब तमिलनाडु पहुंचती है तो कुरुकांती से जुड़ा एक बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। दरअसल तमिलनाडु में रहने वाली धनलक्ष्मी नाम की महिला को जब कुरुकांती की मौत के बारे में पता चलता है तो मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करती है। वो उन्हें बताती है कि आयाग्री ने जिस लड़की यानी कुरुकांती की जान ली है वो उनकी बहू है, जिसकी शादी कुछ साल पहले उनके बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक राजा एक बड़ी कंपनी में काम करता था जहां उसे सैलरी के तौर पर अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। कार्तिक की मां के अनुसार शादी के बाद कुरुकांती की मां भी अपनी बेटी के पास ही रहने के लिए आए थे। अब दोनों माँ बेटी मिलकर उनके बेटे कार्तिक के पैसों पर ऐश करना शुरू कर देती हैं। ये दोनों 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगती हैं, रोजाना कार्तिक पर शॉपिंग करवाने का दबाव बनाने लगती हैं। इसके अलावा कुरुकांती और उसकी मां कार्तिक के पैसों से महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से कार्तिक की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और वो अपनी सासू माँ और बीवी के शौक को पूरा करने के लिए 25 लाख रुपए का लोन ले लेता है और इन 25 लाख रुपयों को भी ये दोनों माँ बेटी मिलकर खत्म कर देती हैं और ज्यादा पैसे देने का दबाव बनाने लगती हैं। मगर अब कार्तिक की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, इसलिए वो पैसे देने से मना कर देता है। पर यह बात कुरुकांती को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो अपनी मां के कहने पर कार्तिक के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती है और केस दर्ज होते ही पुलिस वाले कार्तिक को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। 15 दिन जेल में रहने के बाद जब कार्तिक बेल के जरिए वहां से बाहर आता है तो उसे समाज में काफी ताने सुनने को मिलते हैं। इस शर्मिंदगी की वजह से कार्तिक एक दिन अपने हाथों से ही अपनी जान ले लेता है। जब कार्तिक की मौत की खबर कुरुकांती और उसकी मां को मिलती है तो दोनों ज्वेलरी और पैसा लेकर रातों रात चुपके से हैदराबाद चली जाती है। कोई भी इनसे संपर्क ना कर पाए इसलिए दोनों अपनी पुरानी सिम बंद कर नया नंबर ले लेती हैं। इसके बाद हैदराबाद में रहते हुए आयाग्री और कुरुकांती के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है, जो उसकी मौत के साथ जाकर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कुरुकांती के साथ जो हुआ वो उसके ही कर्मों का नतीजा था या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।